तो गाइज वेलकम है आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और देखो भाई, इस बार हम लोगों ने बिल्कुल भी देर नहीं करी है। अभी कुछ दिन पहले एमजीएफ के बारे में हम लोगों ने एपिसोड लेकर आए थे। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। और इस बार बातें यार आपके साथ करने के लिए इतनी सारी है, मतलब इस एपिसोड में ना हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले। कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, एज की फैक्शन, रोमन रेंज से लेके जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, ब्रे वाइट, मनी इन द बैंक, सब कुछ होने वाला है इस एपिसोड के अंदर। तो पूरा पैक्ड ही एपिसोड है, भर भर के आपको इसमें सारी चीज़ें जानने को, सुनने को, समझने को, डिटेल में, डेप्थ में सुनने को, जानने को मिलेंगी। ठीक है, एक साथ में काफ़ी कुछ बोल दिया। तो आयुष मेरे साथ है। आयुष वेलकम। और इस बार हमने थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की है। जैसा कि रोहित ने बोला, बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे थे कि इस बारे में बात करनी चाहिए अगले एपिसोड में, लेकिन सोचा भाई इतना कुछ है, सबको एक ही एपिसोड के अंदर डाल दे। तो रोहित, डेफिनेटली आई थिंक बहुत कुछ है यहाँ पे बोलने के लिए हमारे पास आज। यस, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोडी रोड्स के साथ में। और शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उनका आयुष ब्रेक होने वाला है। जितना हम लोगों ने डर्ट शीट्स में देखा, इवन मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बताया था कि 6 महीने का उनका जो ब्रेक है एटलीस्ट वो हो सकता है। बट मेरे दिमाग में ज़्यादा तो यहाँ पे बात करने के लिए है नहीं, बस यही है कि दिक्कत ये होगी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कि बंदे को पिछले महीने में जिसको सबसे तगड़ा बिल्ड किया और जिसको ये सोच के रखा कि हाँ ये हमारा टॉप बेबी फेस है, अब वही नहीं होने वाला आधे साल तक डब्ल्यूडब्ल्यू के पास में। बिल्कुल। और आई थिंक कि कोडी रोड्स को इस तरीके से बिल्ड करा जा रहा था कि भाई 3 बार अगर सेथ रॉलिंस को हरा दिया तो आगे फ्यूचर में कुछ बड़ा ही करने वाले थे। मे बी मनी इन द बैंक जीतने वाले थे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मे बी वो रोमन रेंस को हराने वाले थे आगे जाके एक टाइटल के लिए, रोमन के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आई थिंक कि कोडी रोड्स के लिए मुझे वैसा ही काइंड ऑफ फील हो रहा है जैसे सीएम पंक के लिए, जबकि कोडी रोड्स की जो इंजरी है वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और मे बी वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर रहेंगे। लेकिन इस चीज़ को मैं मेंशन करे बिना आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता कि रोहित, जो परफॉर्मेंस हेल इन अ सेल में कोडी रोड्स ने दिया उस इंजरी के साथ, और उसके बाद रॉ पे आके प्रोमो कट करना, एक बार फिर से एक सेगमेंट देनी सेथ रॉलिंस के साथ। आई थिंक कि जब कोडी रोड्स ने आके बात बोली थी कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में मैं आया हूँ सिर्फ अपने लिए इस बार, और सब कुछ मुझे अपने लिए इस बार करना है, कोडी को ऊपर लेके जाना है, आई डोंट थिंक वो झूठ बोल रहे थे उस बारे में। बिल्कुल, उनका जो पैशन है रेसलिंग को लेके वो साफ दिखता है। और अच्छा ये भी लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी इस बार वैल्यू समझ रही है। मतलब तू यहाँ से खुद देख कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू को ये तो समझ आ गया होगा कि हेल इन अ सेल में कोडी रोड्स कम्पीट कर रहा है। अब ये उसका आखिरी मैच है इंजरी के बाद का, और उसके बाद तो वो आएगा बहुत टाइम के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको सेथ रॉलिंस के सामने जितवाया। यूजुअली जब डब्ल्यूडब्ल्यू की सुपरस्टार को ब्रेक देती है तो उसको तहस नहस कर देती है काइंड ऑफ वो, या फिर उसके साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन टेलीविजन पे इतना कमाल का मैच, सॉरी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर काफ़ी अच्छा मैच दिया। तो इससे क्लियरली ये पता लग रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू सीरियस है। और शायद कोडी रोड्स उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में तो नहीं आने वाले जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू पुश करके फिर कचरा कर देती है। लेकिन आई थिंक कि एक लिस्ट जहाँ पे कोडी रोड्स डेफिनेटली आने वाले हैं रोहित, और अभी से ये बात मैं बोलने वाला हूँ, इज ही गोइंग टू विन द 2023 रॉयल रंबल। आई थिंक मनी इन द बैंक अगर वो नहीं जीत रहे, अगर वो जीतते, ठीक है, तो हम कहते कि अब रॉयल रंबल में क्या ही जीतेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा वो लगता है यार ये तो रॉकेट पुश हो गया और बहुत सारे लोग फिर उसको हेट करने लग जाते हैं। और आई थिंक कोडी रोड्स भी शायद खुद से पीछे हट जाते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूँ वो ये कहते नहीं अब सब कुछ मैं ही थोड़ी, यार चलो चैंपियनशिप वगैरह दे देना, इतना सब कुछ नहीं। तो अब सबसे बड़े तगड़े, सबसे लिस्ट में ऊपर वाले कंटेंडर डेफिनेटली हैं वो अभी से रॉयल रंबल 2023 को जीतने के लिए। डेफिनेटली, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं भाई, हो सकता है रॉक का चांस बने। लेकिन रोहित, हमने बात करी कोडी रोड्स की 3 मैच हार के, जो दूसरी तरफ इस समय ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू का पाकिस्तान है। नो ऑफेंस, जस्ट ए जोक, इट्स सेथ रॉलिंस, क्योंकि इतने सारे लॉस, मतलब बैक टू बैक, और ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्म में है बंदा लेकिन तब भी किसी वजह से मैच नहीं जीत पा रहा। तो क्या रीज़न है यहाँ पे? और अब सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसी बुकिंग सिर्फ इसलिए दे रही होगी ये सोच के कि हम कोडी को बड़ा दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोडी भी आउट। सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सेथ रॉलिंस? आई थिंक ये लटक के फंसने वाली सिचुएशन हो गई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, क्योंकि सेथ रॉलिंस को सैक्रिफाइस करते हुए कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस की बुकिंग को, मतलब उनका वो जो, ऐसा नहीं है, ये देखो ये चीज़ हमको हटा देनी चाहिए कि अगर सेथ रॉलिंस हारे हैं तो उनका लेवल बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि उस वे में सेथ रॉलिंस कभी भी नहीं हारे हैं। इवन अभी उन्होंने कोडी रोड्स को फोड़ा भी हुआ है, तो एटलीस्ट उनकी जो अंदर का वो जो क्या कह सकते हैं हिंदी में वर्ड आ रहा है, स्वाभिमान है, वो अभी भी उतना ही ऊपर होगा, क्योंकि उन्होंने कोडी रोड्स को मार के भगाया है। तो स्टॉक डाउन तो हुआ है सेथ रॉलिंस का, बट आई थिंक 1-2 हफ्ते और ही लगेंगे सेथ रॉलिंस को दोबारा से अपना स्पॉट लेने के लिए, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने ये काम पास्ट में बहुत बार किया है। जब उनका मामला डाउन जाता है उनको ऊपर कैसे आना है वो बात पता होती है। तो सेथ रॉलिंस, मुझे लगता है कहीं से उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। 1-2 हफ्ते का टाइम उनको और लगना है, और क्या पता मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट वो जगह हो सकती है उनका ब्रीफकेस। बिल्कुल, और मैं यही बोलने वाला था कि क्या सेथ रॉलिंस को बेसिकली अब कोडी रोड्स का स्पॉट दे दिया जाएगा?
क्योंकि भाई उसके अलावा मतलब मंडे नाइट रॉ पे टॉप स्टार इस समय कौन है। और सबसे फनी बात यह है कि अब रॉ पे कोई टाइटल ही नहीं है जिसके लिए सेथ रॉलिंस को भी यहाँ पे आगे चैलेंज करना पड़े। दोनों टाइटल रोमन रेंस के पास हैं। तो आई थिंक अगर सेथ रॉलिंस पार्ट बनते हैं मनी इन द बैंक मैच का, वो सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस होगी उस बारे में। क्या तो नहीं, क्या पता कोडी रोड्स ये कहें कि अच्छा मेरे प्लान से मनी इन द बैंक में जीतने के, चल मैं तो इंजर्ड हो गया लेकिन जिसको मैंने इतनी धुलाई की है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो और सेथ रॉलिंस जीत जाए। इससे वो अपना सारा मोमेंटम रीगेन कर लेंगे। बेसिकली सबसे बड़ी बात ये। और जहाँ तक बात रही बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार होने की, तो कोई है ही नहीं भाई। किसका नाम लूँ यहाँ पे? बॉबी लैशली। और आई थिंक कि सेथ रॉलिंस और मनी इन द बैंक हम जानते हैं कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। आगे मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रोहित, इस मंडे नाइट रॉ से हम सेथ रॉलिंस की बात कर रहे हैं, कोडी रोड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन विदाउट अ डाउट, और मैंने इसको अपनी वीडियो में बोला था, वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग अनप्रिडिक्टेबल चीज़ जो आई थिंक लास्ट 5-6 साल या 10 साल में WWE के अंदर हुई है, वो था टर्न। क्योंकि ना ही सिर्फ फिन बैलर, मतलब जिनको मेरे हिसाब से इस हील टर्न की 2-3 साल से ज़रूरत थी, वो फाइनली हुआ। लेकिन उसके बाद एज को किक आउट कर दिया गया उन्हीं के बनाए हुए स्टेबल जजमेंट डे से। तो इनिशियल थॉट्स क्या हैं, क्यों किया ऐसा WWE ने? अब मैंने तो इसके बारे में अपना पूरा दिमाग लगाया, तो मुझे तो ये लगा कि ये कोई सडन चेंज है। क्योंकि एज और जजमेंट डे को लेकर प्लान्स ऐसे लग रहे थे कि भाई ये सालों सालों के हैं, बट एज फैक्शन से जाएंगे वो तो एक अलग शौक है। बट गए कैसे? फिन बैलर जो कि नया बंदा आया उसने ही टर्न कर लिया। और वो कितना वो लेजिट शौक था WWE का इतने टाइम में, जो मैंने इस तरीके से देखा होगा कि जब WWE ने सच में हमको इतना तगड़ा सरप्राइज दिया, क्योंकि वो कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो आयुष, मैंने कुछ डर्ट शीट्स की रिपोर्ट्स देखी थी और मुझे ये पता लगा है कि जजमेंट डे में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स वाली चीज़ होने वाली है, जैसे अंडरटेकर करते थे। तो शायद उस वजह से एज को यहाँ से रफा दफा कर दिया। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये बिलीवेबल चीज़ है भी। अब डेफिनेटली ये हो सकता है कि कोई और नया मेंबर आने वाला हो जजमेंट डे के अंदर, लेकिन अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ WWE ने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करा अभी तक कि फिन बैलर इज़ द न्यू लीडर, जबकि ऐसा फील हुआ मुझे मंडे नाइट रॉ देख के। लेकिन रोहित, एक और थ्योरी मेरी यहाँ पे ये भी थी कि क्या एज टाइम ऑफ ले रहे हैं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्या अगर एज को टाइम ऑफ लेना होता तो वो ये जजमेंट डे का स्टेबल बनाते। वही यहाँ पे डाउट है कि कुछ ना कुछ तो एज के साथ सिचुएशन है जो कि समझ में नहीं आ रही। क्योंकि अगर एज को टाइम ऑफ लेना था तो जजमेंट डे वाला ये, क्योंकि मेरे को लग रहा था WWE का मेजर प्रोजेक्ट है, कुछ बड़ी चीज़ इसको करनी है, बट ये इस तरीके से एंड हो गई। तो इसीलिए तो ये शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली इसके अंदर की अभी कहानी ज़्यादा पता नहीं है। तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है। बट ब्रेक लेनी, जैसे ब्रेक तो है ऑब्वियसली, अब एज का यहाँ से बात क्लियर है, इंजरी कोई नहीं है एज को, ये बात हमको पता है, बट उन्होंने ब्रेक यहाँ पे लिया है। एंड ये भी रीज़न आ रहा था कि शायद WWE को रॉ में बेबी फेस सुपरस्टार की ज़रूरत है, तो इसलिए WWE ने ये सडन वाला झटका दे दिया फैंस को कि चलो एज को यहाँ से निकाल के बेबी फेस बना देते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट मुझे लग रहा है कि मामला कुछ और ही है यहाँ पे, जो पता नहीं है अभी। शायद हो सकता है कि मतलब बेबी फेस वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अब कोडी भी नहीं है रॉ पे। लेकिन आई थिंक कि एज के पास मतलब ये क्लियरली दिख रहा था कि ये लॉन्ग टर्म जाएगा भाई, और मेंबर्स ज्वाइन होंगे और उसके बाद डोमिनेंट मतलब इनकी डोमिनेंस रहेगी मंडे नाइट रॉ पे। लेकिन आई डोंट थिंक रोहित हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में स्पेकुलेट कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं देख के कि आगे होगा क्या। लेकिन आई थिंक मंडे नाइट रॉ के बाद जो इंटरेस्ट आ गया अब एज की फैक्शन के अंदर, फिन बैलर के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि फाइनली एक ऐसे उनको मतलब प्लेटफॉर्म पे डाला गया है कि लोग केयर करेंगे फिन बैलर के बारे में। लेकिन सुपर नेचुरल, आई डोंट नो कि सुपर नेचुरल से मैं किस सुपरस्टार के बारे में यहाँ पे सोच सकता हूँ, उसके बारे में हम शायद बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट सुपरस्टार इज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, जो कि अब भाई पता नहीं कहाँ है, लेकिन ही इज स्टिल एंजॉयिंग समवेयर। रोमन रेंस का क्या सीन है भाई? वो बंदा अनडिस्प्यूटेड होके उसको ये लगने लग गया है, अगर मैं रोमन रेंस के सिर्फ ऐसे देखूं कि हाँ मैं तो अनडिस्प्यूटेड हो गया हूँ, मुझे आने की क्या ही ज़रूरत है, मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब आराम से बैठ के घर पे चिल करता हूँ, दोनों बेल्ट्स को अपने कंधों पर रखता हूँ, अपनी डॉटर के साथ खेलता हूँ, यही काम मुझे लग रहा है। क्योंकि यार ये बता, मैं अपने चैनल पे बड़ा इस पे भड़ास निकाल चुका हूँ, ये क्या बेवकूफ़ी है WWE की कि एक तो बंदा सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है इस समय रेसलिंग के अंदर, उसको तुमने दोनों बेल्ट्स दे दी और उसके बाद उसको ला भी नहीं रहे टेलीविजन के ऊपर। मतलब ये क्यों है, ये क्या है, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? मैंने सोचने की कोशिश की, मेरे को नहीं समझ में आ रही है। क्या रोमन रेंस को रेयर दिखाना है टेलीविजन के ऊपर, इसलिए ये हो रहा है? लेकिन रेयर दिखा के तुम अपना शो ही बकवास बना रहे हो। ये पूरा ब्रॉक लेसनर ट्रैक पे चल गए हैं यार रोमन रेंस, ये क्या है? मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इसमें यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस ने शायद स्टेफनी मैकमैन की लीव ऑफ एब्सेंस पे भी साइन कर दिया था, तो उनको भी छुट्टी मिल गई। बट आई थिंक कि
रोमन रेंस को WWE इस समय एक बिजनेस मूड से देख रही है कि हाँ भाई अगर स्टेडियम में मैच है, अगर स्टेडियम में हमारा इवेंट है तो फिर रोमन रेंस का मैच होगा, अरे नहीं अब तो छोटे अरीना में है तो रोमन रेंस का मैच नहीं होगा। आई डोंट नो उसके पीछे क्या लॉजिक। और आई थिंक रोहित के इसके पीछे ये सीन है कि जबकि रोमन रेंस हमको टीवी पे नहीं देखने को मिल रहे, उनको अभी भी लोग आके टीवी पे चैलेंज कर रहे हैं, स्पेशली रिडल जो कि रूमर करा जा रहा है उनके अगले अपोनेंट होंगे। तो मे बी मनी इन द बैंक से एक हफ्ता पहले रोमन रेंस वापस आएंगे स्मैकडाउन पे और बोलेंगे आई एक्सेप्ट, मैच ऑफिशियल हो गया और लो भाई तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड अच्छा, उधर से चैंपियनशिप बॉबी मैच। लैशली भी चिल्लाए जा रहे हैं, उसका क्या? उसका कुछ नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन तक ही मिल रहा है, उससे अभी आगे कुछ नहीं दे रहे उनको। लेकिन उतना भी आई थिंक उनके लिए बहुत है, क्योंकि दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फ्यूड। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और ये अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि भाई अगर तुम्हारा चैंपियन ही तुम्हारे पेपर व्यूज या फिर शोज पे नहीं आ रहा तो फिर होता क्या है। स्मैकडाउन की हालत जो हम इस समय देख रहे हैं रोहित, मतलब आई थिंक कि जितना अच्छा रॉ इस समय कर रही है उसका मतलब हाफ भी स्मैकडाउन नहीं कर पा रही है। मतलब अगर मैं लास्ट 3 महीने की स्मैकडाउन के बारे में सोचूं तो मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आती है एंड दैट इज़ न्यू डे वर्सेस शेमस, रिज हॉलैंड। मतलब कितनी बार वो मैच होगा, आई थिंक कि मतलब इस समय मैंने गिव अप कर दिया है। बच आई डोंट नो कि चल क्या रहा है। मतलब हर हफ्ते वो स्क्रिप्ट क्या सेम स्मैकडाउन की स्क्रिप्ट वापस बस डेट चेंज करके इस शो को रन करने। मतलब रोंडा राउजी को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनाया गया था ताकि डिवीजन स्ट्रॉन्ग करी जाए, और डिवीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नटालिया को नंबर 1 कंटेंडर बनाया। मतलब हो क्या रहा है जिस बंदी को मतलब सालों से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और हमको पता है कि शी इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग स्टार। रोंडा राउजी कर क्या रही है, इससे बेटर तो रोंडा राउजी को भी भाई पार्ट टाइम छुट्टी वट्टी दे दो भाई। आई डोंट नो क्या चल रहा है ना, ये नहीं, यही तो बात है। रोमन रेंस की एब्सेंस की वजह से जो स्मैकडाउन के वीक पॉइंट्स हैं वो और भी ज़्यादा उभर के सामने आ जाते हैं। तो अगर स्मैकडाउन को कवर करना है तो रोमन रेंस को लाने की बहुत और बहुत कहीं ना बहुत कहीं ज़्यादा मैं ज़रूरत एक है। छोटा सा बट पॉइंट भी मेंशन करूंगा रोहित, ऐसा नहीं था कि जब टाइटल्स को टैग टीम टाइटल्स को यूनिफाई करा गया तो मैं सोच रहा था कि भाई अब अपॉर्चुनिटी है कि पूरी WWE में जितनी भी टैग टीम्स हैं वो एक ही टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी। और WWE के पास क्या यहाँ पे क्रिएटिव प्लान है कि लेट्स डू स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ये एक ऐसा नया एक्साइटिंग प्रोग्राम हम करेंगे। मतलब और फिर क्या उसके लिए चैंपियंस कंटेंडर्स मैच है, ऊसोस हार भी गए उसको। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता भाई टैग टीम डिवीजन का, और दैट इज द आंसर। तो उस चीज़ से मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। और ऊपर से वे जिगलर और रूड आके ओमॉस से लड़ रहे हैं। मतलब वो टैग टीम चैलेंज कर सकती थी फॉर द टाइटल्स, एक अच्छा रिटर्न पॉइंट उनके लिए हो सकता था, बट हु केयर्स। लेकिन अगला नाम एक ऐसा नाम है जिसके बारे में लोग केयर कर रहे हैं, और ये भी है तो पार्ट टाइमर भाई, लेकिन जब वापस आता है तो लोग हो जाते हैं एक्साइटेड। एंड हिज नेम इज जॉन सीना। और यहाँ पे 27 जून को उनका रिटर्न ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। रोहित, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि समर स्लैम के रूमर्स थे मनी इन द बैंक से पहले रिटर्न। आई थिंक अरे ऐसा तो नहीं है कहीं कि जॉन सीना की डेब्यू डेट भी 27 जून ही थी, क्या पता नहीं शायद वो तो 22 थी। तो मतलब क्या पता उसके क्लोज डेट लाने के लिए WWE ने उनको लेकर आया हूँ। बट यूजुअली ऐसे होता है कि जैसे WWE को किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, पेपर व्यू के लिए किसी बंदे के मैच को सेटअप करना है तो वो उससे पहले वाला जो प्रीमियम लाइव इवेंट होता है उसके फॉल आउट में, यानी कि उसके बाद का जो एपिसोड है उसमें आता है। लेकिन WWE ने इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जॉन सीना को जून में ही रिटर्न करवा दिया। तो क्या पता वो इसलिए भी है कि क्योंकि जून में उनका डेब्यू किया था तो WWE सोच रही है कि जून में ही उनका दोबारा से रिटर्न करवाएंगे, वो एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। बट अगर यहाँ से अलग डायरेक्शन में जाएँ तो क्या पता किसी एक हफ्ते की फ्यूड बना के मनी इन द बैंक में रेसल करने के लिए जॉन सीना आ रहे हो, और क्या पता वो नाम थियरी का हो। हम सोच रहे हो कि थियरी और जॉन सीना बहुत बड़े लेवल की कोई फ्यूड करेंगे, लेकिन वो ऐसे छुटपुट सी फ्यूड होगी। और क्या पता हमको लग रहा है कि थियरी जॉन सीना को हराएंगे, बट एक्चुअल में जॉन सीना थियरी को सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन बना के समर स्लैम में एक बड़ी फ्यूड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। ये एक बेस्ट सिनेरियो हो सकता है किसके लिए, जॉन सीना के फैंस के लिए जो उनको हारते हुए नहीं देखना चाहते। और दूसरा चीज़ ये भी हो सकती है कि जॉन सीना वापस आएँ और सिर्फ थ्योरी से मनी इन द बैंक में लड़के चले जाएं, जो कि आई डोंट थिंक होने वाला है। लेकिन जॉन सीना कुड बी अ पार्ट ऑफ मनी इन द बैंक। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक रोहित की अभी सीना को एक मैच के लिए एडवर्टाइज करा गया है फॉर मनी इन द बैंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे। आई थिंक मनी इन द बैंक तो ऑलरेडी बिग मतलब सोल्ड आउट हो ही गया पूरा, सारे के सारे टिकट्स वगैरह WWE के आ ही गए। तो अब WWE अगर बिजनेस माइंड से सोचे तो यहाँ पर उनको जॉन सीना की लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाल फिलहाल में WWE ज़्यादातर बिजनेस वाले माइंड से सोचते तो फिर ये कह सकते हैं कि नहीं बस वो आ रहे हैं एक एपिसोड के लिए रॉ के लिए, और मनी इन द बैंक में उनका कोई रोल नहीं है। और मनी इन द बैंक के बाद जब समर स्लैम के जो पहले के रॉ के एपिसोड्स होंगे वहाँ से जॉन सीना अपनी फ्यूड को कंटिन्यू करेंगे एंड शायद थियरी के साथ। और एक नाम अगर और लेना हो तो वो एज का भी है, बट अब एज का अगर टर्न हो रहा है तो फिर आई डोंट नो ये एज और
जॉन सीना का सीन कैसे मे बनेगा। बी सीना और उनकी जो वो नया फिनिशर है हम जानते हैं जिसका मतलब नाम है लाइटनिंग समथिंग, वो रोहित क्या जजमेंट डे की सुपर नेचुरल पावर बन सकती है, मतलब ये कैन जॉन सीना टर्न हील, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस बार, और हर समय जॉन सीना समर स्लैम को देख के वापस आते हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बंदा 30 जुलाई तक रुक सकता है भाई इसको 1 महीना और रोक लो, ताकि जब मैं रॉ देखने जाऊँ तो मुझे भी भाई थोड़ा जॉन सीना देखने को मिले। बट वॉट एवर, क्योंकि कोडी रोड्स चला गया तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई टिकट के पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, आई वॉन्ट अ गुड शो। लेकिन ये बंदा जो नेक्स्ट नाम है इसकी भी मैं पूरी उम्मीद लगा रहा हूँ रोहित, क्योंकि अगर ये वापस अब स्मैकडाउन पे आ गया तो मैं मतलब ऑलमोस्ट गिव अप वाले मूड में चले जाऊंगा, एंड ही इज ब्रॉक लेसनर। अब अगर ब्रॉक लेसनर को वापस लाना है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई प्लान लग रहा है फिलहाल टू ब्रिंग हिम बैक? अभी तो यहाँ से देख के यही समझ में आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर का कोई मतलब क्या, सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आता है ब्रॉक लेसनर सोच के, और वो रोमन रेंस है। क्योंकि ब्रॉक लेसनर तब तक पीछा नहीं छोड़ते बंदे का जब तक वो अपना बदला उससे ले ना लें। रिसेंट टाइम में हम लोगों ने ऐसा ही देखा है। लेकिन रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर की ये वाली जो पूरी कहानी है उसको पलट के रख दिया, हर बार वही ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी ऐसे पड़ रहे हैं। तो समझ में तो एक ही नाम आ रहा है मुझे, रोमन रेंस। लेकिन अब रोमन रेंस के पीछे भागने वाले वैसे ही 100 बंदे हैं, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, रिडल, बॉबी लैशली, अब उसमें ब्रॉक लेसनर भी। तो इतना तो हम आपको श्योरिटी दे सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आ रहे हैं। मनी इन द बैंक का पता नहीं, लेकिन समर स्लैम में वो आ रहे हैं। बट आएंगे किसके लिए क्या पता। जैसे हम कह रहे थे कि बॉबी लैशली को डब्ल्यूडब्ल्यू पुश वाले मोड में डाल रही है, और हमेशा ही जब भी ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के ड्रीम मैच की बात होती है तो कभी भी रेसलमेनिया में ड्रीम मैच होगा वो नहीं हमने सुने रूमर्स या उसके बारे में, हमेशा समर स्लैम के लिए इनके मैच को इमेजिन किया है फैंस ने। तो क्या पता ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली, लेकिन इस बार वैसा जैसा फैंस देखना चाहते हैं, वो नहीं जिससे पहले हुआ था। आई थिंक उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, बस आई होप कि वो बॉबी लैशली को ही रखें और ओमोस को ना रख दें ब्रॉक लेसनर के सामने, क्योंकि लेकिन रोहित ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज एक ऐसा मैच है जो कि विंस मैकमैन आई थिंक कि हर रॉ, हर स्मैकडाउन, हर पेपर व्यू पे भी करेंगे तो भी विंस मैकमैन बोर नहीं होंगे, उठते बैठते ही वांट्स, मतलब उनके हिसाब से ऐसा है कि क्यों ना इस बार ब्रॉक लेसनर को वापस लाया जाए एज द बीस्ट, और फिर हम उसके बाद रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 34, 37, 38 का रीमैच नहीं, हम रेसलमेनिया 31 का रीमैच कर रहे हैं। मतलब आई डोंट नो कि विंस मैकमैन की क्या थिंकिंग रहेगी, लेकिन आई वांट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रॉ पे हो, और आई थिंक कि उनको यूके वाले पेपर व्यू में भी यूटिलाइज करा जाएगा। और अगर वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज से लड़ रहे हैं तो ब्रॉक लेसनर को कुछ बड़ा चाहिए। मे बी वो किसी, आई डोंट थिंक रोहित कि मैं ब्रॉक को कभी भी किसी मिड कार्ड टाइटल के लिए लड़ते हुए देखूंगा, लेकिन मैं देखना जरूर चाहूंगा। ब्रॉक कहेगा इन सब कामों के लिए मुझे टाइम नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो आई डोंट थिंक गाइस कि अभी कौन सा स्टार है, मैं इनफैक्ट खुद जानने में इंटरेस्टेड होऊंगा कि क्या प्लान्स हैं ब्रॉक लेसनर के। लेकिन अगला भी एक ऐसा नाम है रोहित जिसको बहुत ज़्यादा रूमर करा जा रहा था, हमने तो ये सोच के हम बैठे थे कि भाई हेल इन अ सेल में आने वाला है। ब्रे वायत के पीछे चल क्या रहा है भाई? पहले विंडहैम हुआ, फिर मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं आऊँगा नहीं, फिर वायट हो गया, फिर मैं रेडी हूँ, अब मैं आऊँगा। मतलब What is going on with Bray Wyatt? आई थिंक ये एक ऐसा खेल चल रहा है जिस खेल में हम जितना ज़्यादा डीप जाएंगे हम उतना ज़्यादा ही कंफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि ब्रे वाइट के ट्वीट्स के ऊपर स्पेशली जो वो क्रिप्टिक तरीके से लिखते हैं, अगर उनके भरोसे बैठ के चीज़ों को देखने लग जाएं तो आई थिंक वो चीज़ कभी भी नहीं होने वाली। और जितना उन्होंने टीज़ किया अपने ट्विटर के ऊपर उससे यही पता लग रहा था, स्पेशली वो जो उन्होंने फील्ड का मास्क जो लगा दिया भाई अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर, उसके बाद तो हो गया कि अब तो ये आएगा ही हेल इन अ सेल में। और ये भी तो कह रहे थे कि हेल इन अ सेल वाली इस सिचुएशन को सूट कर सकती है, अब वो हुआ नहीं। मेरे ख्याल से इस चीज़ को साइड में रख देना चाहिए ब्रे वाइट के बारे में, क्योंकि ये ऐसे लगता है कि अब होगा लेकिन होता कभी नहीं है। तो जब ये हो जाएगा तभी मेरे ख्याल से इसके बारे में मुझे एटलीस्ट कुछ आइडिया लगेगा। वैसे मुझे इसके बारे में कुछ है नहीं सीरियसली कमेंट करने के लिए, वो हवा में बातें उड़ाने जैसा होगा मेरे लिए। ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर, हाँ सपने अच्छे देख सकते हैं, वैसे सपने देखने में क्या बुराई है। मतलब आई डोंट नो कि ब्रे वाइट, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर विंस मैकमैन ने खुद रीच आउट करा है ब्रे वाइट को कि भाई हम तुझे वापस लाना चाहते हैं, तो इस बार ब्रे वाइट की सच में सुनी जाएगी। लेकिन कितना ज़्यादा रोहित हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं हमको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि फील्ड का जो कैरेक्टर होना चाहिए था, और फिर वो जो रेसलमेनिया वाला मैच था रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट, वो मैं कभी नहीं भुला सकता भाई, वो था क्या। और अलेक्सा ब्लिस जब से वापस आई है उनका भी कुछ खास रोल मुझे ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो एक बेबी फेस हैं। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा रोहित, इफ ब्रे वाइट कम्स बैक, क्या उनको एज द फील्ड आना चाहिए या फिर नॉर्मल एज ब्रे वाइट? नहीं, मेरे ख्याल से फील्ड वाला ही आना चाहिए, और जो गलतियाँ हुई हैं
उनको उनमें करेक्शन होके जैसा ब्रे वायट ने इमेजिन किया होगा अपने आप को WWE में वैसे करना चाहिए, ना कि विंस मैकमैन या WWE क्रिएटिव लोग उसमें अपना कुछ मसाला मिला दें, क्योंकि वो बना के फिर रेसिपी बिल्कुल ही बेकार हो जा रही है। तो होना फील्ड ही चाहिए अगर हो रहा है तो, लेकिन ब्रे वायट के हिसाब से, ना कि विंस मैकमैन एंड WWE के क्रिएटिव लोगों के हिसाब से। और मैं डेफिनेटली इस पॉइंट को यहाँ पे बीच में घुसाने वाला था, तभी मैंने सुपर नेचुरल वाला पॉइंट बचा के रखा था। अगर भाई कोई सुपर नेचुरल है तो भाई वो फील्ड है यार, कुछ भी कर सकता है और हम उस चीज़ को बिल्कुल देख सकते हैं। तो क्या पता ये सारे जो लोग हैं जो धीरे धीरे कलेक्ट हो रहे हैं, इनका मेन गोल है टू ब्रिंग बैक द फील्ड, और वो कंट्रोल करेगा जजमेंट डे को, और उसके बाद अनस्टॉपेबल हो जाएंगे सारे सुपरस्टार्स। मे बी रोहित बेस्ट वे टू ब्रिंग बैक ब्रे वायट, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में वो बेस्ट है, प्रोमोस कट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर एज ने इस प्लान को चेंज करा है टू बिकम ए बेबी फेस, तो एज अपना खुद का एक और फैक्शन फॉर्म कर सकते हैं, और उसमें 2 सेकंड उनको लगेंगे, ये बात हम जानते हैं। और आई थिंक कि ये प्रॉब्ली बेस्ट चीज़ हो सकती है, क्योंकि जबकि अब अच्छे हील सुपरस्टार्स आ रहे हैं रॉ के ऊपर, जैसे कि हमने देखा डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली, अब फिन बैलर, ये सारे लोग हैं। तो अगर एज के साथ कुछ बेबी फेस सुपरस्टार जुड़ते हैं तो रॉ ओवरऑल और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आई थिंक मैं तो ये जो तुम्हें अभी ब्रे वायट जजमेंट डे एज वाली बात बोली, मैं कह रहा हूँ कि जितना तू इसमें दिमाग लगा रहा है, अगर इसका 1% भी लगा दें WWE के क्रिएटिव वाले लोग तो फिर मैं अपनी वीडियो में 21 बार सैल्यूट करूंगा विंस मैकमैन और WWE की क्रिएटिव टीम को क्योंकि ये एक बढ़िया चीज़ हो सकती है। मतलब ये बहुत सही पॉइंट मारा तूने कि सुपर नेचुरल वाली चीज़ को फील्ड से कनेक्ट करके फिर जजमेंट डे से जोड़ दें। एंड इमेजिन करो सेम पेज पर है फिन बैलर, फील्ड, रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट। जो रेट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी वो एक्चुअल में निकली जजमेंट डे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी वो प्लान्स, और मिस्ट्री हैकर, शायद कौन है मिस्ट्री हैकर, वी डोंट नो, स्टिल डोंट नो, जो बचा कुछ है सब डाल दो इसमें। हाँ वो हो सकता है। लेकिन रोहित फाइनली जो लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत सारी स्पेक्यूलेशन थी गाइस इस इस पॉडकास्ट के अंदर, तो अभी देखेंगे कि आगे कैसे शेप अप होती हैं। थिंग्स इंटरेस्टिंग लग रही हैं पहले से थोड़ा, भाई तो मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। लेकिन नेक्स्ट पेपर व्यू मनी इन द बैंक है, क्या उम्मीद लगानी चाहिए, कौन विनर्स हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरे दिमाग में तो मैंने मनी इन द बैंक के विनर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्लियर नाम था और वो थे कोडी रोड्स। अब जब कोडी रोड्स नहीं है तो फिर मैं किसको इमेजिन करूं पुश के हिसाब से, जिनको WWE अच्छा बुक कर रही है, या फिर इज़ीकियल? नहीं, आई थिंक वो उनको कोई सीरियसली नहीं लेगा। वही हाल होगा जो ओटिस को जिता के हुआ था। मेरे ख्याल से किसी अच्छे सुपरस्टार को जीतना चाहिए जो कि कैरी कर सके उस ब्रीफकेस को। और भले ही सेथ रॉलिंस जीत चुके हैं एक बार, बट मेरा तो दिल कह रहा है उनको एक बार फिर से जिता दो यार, वो मज़ा लेके आ जाएंगे स्टोरी लाइन्स के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड भाई लोगों बहुत जल्दी आएगा, जैसे ये एपिसोड आया हमने देखो पूरी कोशिश करके सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए। तो भाई जैसे आयुष ने कहा, फॉलो वगैरह सब जगह कर दो यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हर चीज़ में। तो फिर हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी, आई थिंक 3-4 दिन के अंदर मिल जाएंगे, या फिर उससे पहले असली अखाड़ा के पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।